आप लोग हेडिंग करिए कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, और इसमें पहला कंसेप्ट ऑफ थ्योरी हम लोग देखने वाले हैं। बोले, लिखो बेटा, लिखो। संधारित्र की धारिता न्यूनतम होगी, संधारित्र की धारिता न्यूनतम होगी संधारित्र की धारिता न्यूनतम होगी जब 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 प्लेटों के बीच केवल निर्वात अथवा वायु हो। जब प्लेटों के बीच केवल निर्वात अथवा वायु हो। बात समझ में आ रही है? चलो इसको समझते हैं कैसे। अगर प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु है तो हम लोग C का फार्मूला देखे हैं, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही तो होता था। और K का न्यूनतम मान कितना होता है? K मिनिमम आपसे कहूँ तो 1, यही तो होता है। K का न्यूनतम मान क्या होता है? 1, जो कि किसके लिए होता है? निर्वात अथवा वायु के लिए। तो आप कह रहे हो कि निर्वात अथवा वायु है, तो इसका मतलब K मिनिमम होगा, K क्या होगा? ये न्यूनतम होगा, और ये न्यूनतम होगा तो C भी न्यूनतम होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ तो फिक्स होगी। भैया जो आपने प्लेट लिया होगा संधारित्र, उसका क्षेत्रफल फिक्स होगा, प्लेटों के बीच की दूरी फिक्स होगी, एप्सिलॉन नॉट उतना ही होगा, इसके तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है हमेशा के लिए। बात समझ आ रही है? तो ये फिक्स होगा। तो आप जानते हो कि जब प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु होगा तो K का मान न्यूनतम, इसलिए संधारित्र की धारिता भी न्यूनतम। तो आप याद रखना, आप लिख चुके हो क्या? संधारित्र की धारिता न्यूनतम कब होगी? जब प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिए, देखो, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, लिख ली। तब संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की तुलना में K गुना हो जाएगी। इस तरीके से लिखना आप लोग, K गुना हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ अब मैं आपको समझाता हूँ इस पॉइंट को कैसे। आप लोग ऐसे फिगर बना लेना चार्ट में। ये क्या है बेटा? आपका कैपेसिटर है, 2 प्लेटें हो गई, इनके बीच क्या है? पूरे स्थान में ईयर है, ठीक है। तब इसकी अगर हम लोग संधारित्र की धारिता देखें तो C, वायु के लिए आप लोग नॉट लिखते हो, लिख दो एक चिन्ह के लिए, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इनके प्लेटों का क्षेत्रफल A बटे इनके प्लेटों के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। यहाँ पे आप बना देना कि प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, और इनके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है बेटा वो कितना है? इसका भी और इसका भी। बात समझ में आ रही है? तब ये होगी धारिता। इसको बना लेना फर्स्ट, ओके।
मान लीजिए आपके पास वही संधारित्र है, प्लेटों का क्षेत्रफल भी वही है और बीच की दूरी भी वही है, ठीक है, और इनके बीच खाली स्थान जो है पूरा का पूरा, उसमें हम क्या भर देंगे, कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के, इस तरीके से। तब इसकी धारिता, तो इसको हम लोग C से लिख देंगे केवल, C इज इक्वल टू, चलो ठीक है, तो आप बोलोगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई, यही तो बोलोगे, यही हम लोग कल फाइंड आउट ही किए हैं, फार्मूला है ना। चलो अब मैं आपको इसको ठीक से समझाता हूँ, इसको और थोड़े ढंग से लिखें तो C इज इक्वल टू, के को आप आगे लिख लीजिए ऐसे, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इस तरीके से लिखा जा सकता है। के का बटे 1 करोगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, वही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, ध्यान से आप देखो तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, सी नॉट। सी नॉट का मतलब वायु संधारित्र, जब वहाँ पर निर्वात था वायु था, है ना, तो वायु संधारित्र की धारिता था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, के सी नॉट, और कहाँ से, तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोगों ने। तो अब जो धारिता है आपकी, अगर इसको चाहो तो यहाँ पे सी के लिख दो। बात समझ में आ रही है? इसे पता चल जाएगा ना कि परावैद्युतांक वाला माध्यम है, तब ये धारिता है। तो अब आप कह सकते हो आराम से ये चीज़ कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे स्थान में के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, तब इस संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की तुलना में के गुना हो जाएगी। देखो के से गुणा हो गया ना, तो उसके बीच जो आपने माध्यम रखा है उसका परावैद्युतांक जितना होगा उतनी गुनी उसकी धारिता बढ़ जाएगी, उतनी गुनी उसकी धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? यही था आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग, और बढ़िया है। मान लीजिए हमारे पास संधारित्र की दो प्लेटें हैं और दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है, यानी असमान क्षेत्रफल वाली प्लेटें हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, नहीं तो न्यूमेरिकल आपसे बनेगा नहीं। मान लीजिए एक ये आपके पास प्लेट हो गया और दूसरा प्लेट आपके पास ये है, ठीक है, जो कि छोटा है, उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम लोग मान ले रहे हैं, या फिर ऐसे आपको दिखा दें ठीक से, मान ले रहे हैं। एक तो ये प्लेट हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो हम बोल सकते हैं कि इस प्लेट का क्षेत्रफल A1 है और इसका A2 है। बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, D, कितनी है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तब हम क्षेत्रफल लेंगे कौन सा, फार्मूले में क्षेत्रफल कौन सा लेंगे। अच्छा, अगर इसकी हम धारिता की बात करें, इफ सूत्र C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब के का मान हम रख सकते हैं, निर्वात अथवा वायु होगा तो 1 रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से है। देन ए बराबर आप कितना लेंगे, यहाँ तो क्षेत्रफल एक ही है ना, तो उस ए का मान क्या होगा, बात समझ आ रही है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर A2, क्या लिखेंगे बेटा, A2। क्लियर है बात? फिगर अगर आप समझ चुके हो तो मैं लैंग्वेज से लिख दूं दोनों को, देखिए कैसे लिखेंगे। यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है बेटा, A1 एंड A2 है।
बात समझ में आ रही है। और सूत्र आपका ये है, तो हम A बराबर क्या लेंगे, A2 कब लेंगे, जब A2 इज लेस देन A1। बात समझ में आ रही है। जब A2 हम तभी लेंगे जब इसका क्षेत्रफल का जो परिमाण है वो A1 से क्या होगा, कम होगा। अच्छा, आप A बराबर A1 भी ले सकते हो, कब, जब A1 इज लेस देन A2। अब ये सेंटेंस समझ के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी। हम एक लाइन में कह सकते हैं दोनों प्लेटों में से जिसका क्षेत्रफल कम होगा वही क्षेत्रफल हम ले लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो न्यूमेरिकल करते समय याद रखना, अगर असमान क्षेत्रफल वाली प्लेटें मिल जाएं, ठीक है, तो हम क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, जिसका मान कम होगा, जिसका मान कम होगा। ऐसा क्यों, आप जानते हो, मान लो ये छोटी प्लेट है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो प्रेरण के कारण इस पर इफेक्ट तो इतना ही डाल पाएगा ना, कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम छोटी क्षेत्रफल वाले प्लेट को ही कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई, ये चीज़ आप याद रखना। इसको हम सीधा सीधा कहें कि अगर दो असमान क्षेत्रफल वाली प्लेटें हमारे पास हैं तो हम इस सूत्र में उसी क्षेत्रफल को शामिल करेंगे जिसका मान कम होगा। बात समझ में आ गई, ये चीज़ याद रखना। चलो चौथा देखते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं है ना, बोलो। अब देखिए आप, ये कौन सा पॉइंट होगा, चौथा होगा ना, दो हो गया इधर, तीन, चौथा। चौथा ध्यान रखिए, यदि कोई भी दोनों प्लेटों में से किसी भी प्लेट को आप क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे ऐसे खिसका रहे हो, मान लो ऐसे रखा था समांतर, ठीक है ना, और ऐसे ऊपर कर रहे हो या नीचे कर रहे हो, ऐसे खिसका रहे हो, तो इससे होगा क्या, प्रभावी जो क्षेत्रफल होगा उसका मान कम हो जाएगा। आप देखिए अभी दोनों सामने सामने हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको खिसकाऊं, बात समझ में आ रही है, तो अब प्रभावी क्षेत्रफल यही है। बात समझ में आ रही है, इतना ही, और इसका इतना है, तो क्षेत्रफल कम होगा। और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो फार्मूले से देखो, धारिता घट जाएगी। भाई दूरी तो आप उतनी ही रख रहे हो ना, ये चीज़ याद रखना। तो एक सेंटेंस अभी मैं यहाँ लिखवाऊंगा। और दूसरी चीज़, अगर मान लो दो प्लेटें आपके पास हैं, दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट में आप छिद्र कर देते हो या फिर दोनों प्लेट में आप छिद्र कर देते हो, तो उससे होगा क्या, क्षेत्रफल, और अगर क्षेत्रफल कम तो धारिता घट जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो लास्ट वाले पॉइंट में आपको यही लिखना है, इसको लिखो, फिर मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ। उधर वाला पूरा लिख चुके, लिख लो। लिखना क्या है, यदि प्लेटों को एक दूसरे के सापेक्ष ऊपर नीचे खिसकाया जाए अथवा प्लेटों में छिद्र कर दिया जाए, बात समझ में आ रही है, तो प्लेट का प्रभावी क्षेत्रफल कम हो जाएगा, फलस्वरूप धारिता घट जाएगी। बात समझ में आ रही है, बस इतना ही। उसके बाद देखिए हम लोग अपना तीसरा डेरिवेशन करेंगे। ध्यान दो, कौन सा तीसरा कंडीशन वाला कौन सा है, लिखेंगे, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, बात समझ में आ रही है। जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब कुछ स्थान में क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है, ये चीज। तब के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी। क्लियर है बात। चलो देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास संधारित्र की दो प्लेटें हैं,
ये दोनों क्या है, संधारित्र की प्लेटें। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए कुछ, मान लीजिए पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट। ठीक है, इसको आपने विद्युत स्रोत के द्वारा आवेश दिया है, इसके भीतरी सतह पर एक समान रूप से वो वितरित हो गया। परिमाण मान लीजिएगा कितना, +Q, कितना मान लीजिएगा, और उतना ही परिमाण का विपरीत प्रकार का चार्ज इस पे जनरेट हो जाएगा। किसके कारण, नाम बताओ, प्रेरण के कारण। बात समझ में आ रही है। और प्रेरण के कारण ही उसके बाहरी सतह पर धनावेश जनरेट होगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ने से जो ऋणावेश कण आएंगे यानी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको निरावेशित कर देंगे। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं आप सभी जानते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हम परिमाण लिख देंगे कि +Q, और यहाँ पर बात समझ में आ रही, दोनों का क्षेत्रफल आप मान लीजिएगा कि इस प्लेट का भी क्षेत्रफल कितना है, A, और इस प्लेट का भी क्षेत्रफल कितना है बेटा, यानी दोनों का बराबर क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी आप लोग D मान लेना, उसके थोड़ी सी और जगह बना लो, बढ़िया से समझना है। ओके, कितना मानने वाले हैं, D मानने। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं ना। ओके, अब प्लेटों के बीच में हम लोग क्या भरेंगे, परावैद्युत पदार्थ, लेकिन पूरे स्थान में नहीं, आंशिक रूप से कुछ भाग में। बात समझ में आ रही, तो मान लेंगे कि हमारे पास एक परावैद्युत पट्टी है, क्या है, जिसकी मोटाई कुछ मान लेना, इस तरीके से मान लो। ठीक है, हम मान लेंगे कि T मोटाई की है। कितनी मोटाई की, T, थिकनेस इसकी कितनी है, T है। ठीक है ना, ये परावैद्युत पट्टी है। देखो कुछ स्थान क्या है, खाली है, वायु है, और T मोटाई में क्या रखा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ। अब ये परावैद्युत पदार्थ है तो इसका हम लोग परावैद्युतांक भी मान दे रहे हैं, कितना, K, मान लें इसका परावैद्युतांक K होगा। अब थोड़ा ये नीक लगने लगा है ना। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। हमको चाहिए क्या, बताओ, किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपके लिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं, धारिता के लिए। किसके लिए, किसकी धारिता कितनी होगी। धारिता का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम संधारित्र की बात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं, नहीं, उसके प्लेटों पर जो आवेश है, यानी कह सकते हो दिया गया आवेश। बात समझ में आ रही है, प्लेटों को दिया गया आवेश, ये ले लेते हैं। प्लेटों के बीच का विभवांतर ये ले लेते हैं, और उन दोनों का क्या कर देते हैं, अनुपात, हमको मिल जाता है धारिता। बात समझ में आ रही है। तो इसको तो फाइंड आउट करना है, इसके लिए दो चीज चाहिए, एक तो आवेश और एक विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। ध्यान रहे, ये तो आपको पहले से मिल गया है, +Q आवेश। बात समझ में आ रही है। हम आवेश का परिमाण लेंगे तो Q आवेश दोनों पर ही है, वो हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, विभवांतर, यानी यही कैलकुलेट कर लें तो हमारा डेरिवेशन हो। बात समझ में आ रही है। तो स्टार्ट करें, चलो लिखेंगे ना, प्लेट 1 व
दो के बीच विभवांतर मैंने डायरेक्ट मान लिया है कि प्लेट एक ये है और प्लेट दो ये है, इन दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा, उसको मैंने लिख दिया कि v होगा। कितना होगा? सपोज कर लीजिए कि v है। अब ये v बराबर होगा कितना, हम मान लेंगे v1 प्लस v2। विभव क्या है? अदिश राशि। हम हमेशा जोड़ेंगे ही, चिन्ह सहित जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? अब जो भी आएगा लिखा जाएगा। ओके, अब ध्यान दो, मैंने v1 प्लस v2 क्यों लिखा? क्योंकि आप दो जगह पे विभवांतर ज्ञात करोगे। एक तो खाली स्थान पे, बात समझ में आ रही है, जहाँ पे वायु है या फिर निर्वात है, और दूसरा परावैद्युत पट्टी में ज्ञात करोगे। बात समझ में आ रही है? टी मोटाई में परावैद्युत पट्टी है ना, तो वहां पर विभवांतर कितना होगा ये ज्ञात करोगे। दो जगहों पर ज्ञात करना होगा, हम डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते है ना। बात समझ में आ रही है? ओके, नहीं आ रही है? बोलो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे क्या, जहां B1 क्या है बेटा, तो आप बताओगे क्या मान ले B1 को, वायु में मान ले। वायु में प्लेटों के बीच, किसके बीच? प्लेटों के बीच विभवांतर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, B2 तो बोलेंगे परावैद्युत जो पट्टी है पट्टी में विभवांतर। बात समझ में आ रही है? दोनों जगह पे आप मान ली, और आप जानते हो विभवांतर परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा गया। अब ठीक है, B1 की और B2 की आप वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे लाके पुट कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको बना दो आप इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना दो? और B1 और B2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, B1 याद रखना, वायु में प्लेटों के बीच विभवांतर है। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं बेटा E इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई, यही होता है ना, ये सूत्र है। तो इतना से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से अगर हम B के लिए सॉल्व करेंगे तो D जाके उधर गुणा होगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, यही तो होगा, V इज इक्वल टू E इंटू इतना होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसलिए V1 इज इक्वल टू, V1 बराबर कितना है, तो अगर हम इसको देखें ऐसे लिख सकते हो इसको, या फिर V इज इक्वल टू, डी इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, E इंटू, इस सूत्र से आप क्या कर रहे हो, B1 और B2 ज्ञात कर रहे हो। क्लियर है बात? तो B1 की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के गुणनफल के। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी लोगे? पहली बात तो देखो B1 है क्या, वायु में प्लेटों के बीच विभवांतर, वायु में प्लेटों के बीच विभवांतर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है, इसलिए आप कहोगे वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक, तो E की जगह पर कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लोगे, वायु में, और उसको आप E1 मान लो। क्या मान लो? E1 इंटू, अब D भी कौन सी लोगे, दूरी भी कौन सी लोगे, वायु में प्लेटों के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है? आप कह सकते हो कि सर जी हमको इतनी दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, बात समझ में आ रही है, ये दूरी और ये दूरी जो वायु में है,
ठीक है ना, बहुत ध्यान से इस डेरिवेशन को करना और समझना भी। तो आप आराम से बोल सकते हो हमको ये वाली और ये वाली दूरी चाहिए। तो अगर हम पूरी दूरी कितनी है, डी है, पूरी दूरी में से इतनी दूरी हटा दें तो ये और ये मिल जाएगा ना। तो पूरी दूरी कितनी है और इतनी दूरी टी, डी माइनस टी। दूरी की जगह क्या लिखेंगे, डी माइनस कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, नहीं है ना। अभी एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं ना कि दिक्कत है। चलो ध्यान दो, b1 की वैल्यू आ गई। अब b2 भी ज्ञात करते हैं, जो संदेह इसमें रह गया वो दूसरे में समझना। एंड v2 इज इक्वल टू, अच्छा e1 और e2 यहाँ बगल में ज्ञात कर लें, पूरा कंप्लीट कर लें। e1 की वैल्यू भी निकालते चलो, तो डायरेक्ट रखो e1 बराबर क्या होगा। अब देखो प्लेटों के बीच जब एक पर धनावेश हो दूसरे पर ऋणावेश हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती थी, ध्यान रहे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लेटों के बीच, एक धन और दूसरा, और दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान हो, यानी आवेश बराबर है क्षेत्रफल बराबर है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान होगा ही। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी बेटा वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती। ध्यान ये रहे अगर इनके बीच माध्यम होता तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पे B1 है क्या, वायु में प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल रहे हो, इसलिए यहाँ पे E1 क्या होगा, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो के का मान 1, यानी एफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है। और सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू अपान ए, जितने क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित है। बात समझ में आ रही है। तो वो आवेश ले लो और वो क्षेत्रफल ले लो, दोनों का अनुपात कर दो, हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा की जगह हम लोग क्यू अपान ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक से देखना, सिग्मा की जगह लिखेंगे क्यू अपान ए और बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट, बटे 1 करोगे ही तो सबसे नीचे का गुणा और इसका गुणा। बात समझ में आ रही है। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए ही तो होगा। क्लियर है बात, ओके। यहाँ पे आप ये भी लिख देना, चलो अभी इसका काम लगेगा। यहाँ पे लिख देना E1 क्या है, तो बोलोगे वायु में तो ठीक है, लेकिन क्या प्लेटों के बाहर, नहीं प्लेटों के, तो वायु में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक चीज क्लियर हो रहा है। E1 की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे V1 इज इक्वल टू E1 की जगह पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू D माइनस टी, ये हो गया आपका V1। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब B2 निकाल लो, इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, लिखेंगे एंड V2 है क्या आप बताओ, परावैद्युत पट्टी के बीच विभवांतर। बात समझ में आ रही है। तो B2 बराबर यही सूत्र लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी, कितनी दूरी में परावैद्युत पट्टी है वो दूरी लेंगे, और परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि अगर इनके क्या है, प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, एक पर धन आवेश दूसरे पर ऋण आवेश है, तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट ही होती है।
जब परावैद्युत माध्यम हो, और के क्या होता है उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर है? तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, जब माध्यम हो। तो यहाँ पे E1 माने थे, यहाँ पे E2 मान लेना। क्या मान लेना? और आपको लिखना होगा कि माध्यम में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ठीक है। ओके, E2 इंटू कितनी दूरी में माध्यम है, T दूरी में, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, T, और यहाँ पर डिटेल एनालिसिस कर देंगे कि E2 की वैल्यू कितनी होगी और E2 है क्या। तो E2 क्या है आप सभी जानते हो, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माध्यम में, और कौन सा माध्यम, ध्यान रहे वायु के अतिरिक्त। बात समझ में आ रही है? वायु में अगर होगा, वायु भी एक मीडियम ही है, लेकिन उसका परावैद्युतांक कितना होता है, 1। तो निर्वात अथवा वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम है ना, तो माध्यम में, या लिख लेना पूरा परावैद्युत, अब क्लियर रहेगा। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और अगर ये माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो E बराबर, आप सभी जानते हो प्लेटों के बीच की बात हो रही है, प्लेटों के बीच माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हो निर्वात की वैद्युत से। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू आप सभी जानते हो Q अपान ए, वो तो बदलने वाली नहीं है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह जैसे ही हम लिखेंगे Q अपान ए, और ए में इन दोनों का आके पूरा हो जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट, और ये E2 है, क्या है बेटा, E2 की जगह इतना लाके वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे V2 इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। ये हो गया V2 की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है तो पूछ सकते हो। हाँ चलो, यहाँ तक मैं पूरा एक बार समझा दे रहा हूँ दोबारा, है ना, ध्यान देना। सबसे पहले तो आप ये जानो कि हम संधारित्र की धारिता ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं? और उसकी धारिता ज्ञात करने का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि उसको दिया गया आवेश Q ले लेंगे, बात समझ में आ रही है, और उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना वो ले लेंगे, दोनों का अनुपात करा देंगे, वही उसकी धारिता होगी। तो आपको धारिता ज्ञात करने के लिए दो चीज चाहिए, Q और B। तो Q तो आपको पहले से पता है, बात समझ में आ रही है। चाहिए क्या, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब यहाँ पर एक हमारे सामने संकट ये है कि ना तो ये पूरा पूरा माध्यम में है, प्लेटों के बीच पूरा पूरा माध्यम भरा है, और ना ही वायु है, दोनों है। निर्वात अथवा वायु भी है कुछ स्थान में, और कुछ स्थान में माध्यम भी भरा है। और हम सभी जानते हैं विभवांतर जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। फार्मूला आप लिखते हो ना, B = 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R, निर्भर करता है ना, माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसलिए जहाँ पे वायु होगा या निर्वात होगा वहाँ पे विभवांतर कुछ और होगा, ये बात तो क्लियर है। और जहाँ पे माध्यम है वहाँ पे विभवांतर कुछ, और विभवांतर क्या है, अदिश राशि। इसलिए हम क्या करते हैं, परिणामी कैसे निकालते हैं, जोड़कर। तो मैंने मान लिया कि एक वायु में विभवांतर हो गया प्लेटों के बीच, बात समझ में आ रही है, जिसको आपने B1 माना, और एक परावैद्युत पट्टी के बीच विभवांतर हो गए जिसको आपने B2 माना, दो विभवांतर हो गए। अब कुल विभवांतर प्लेटों के बीच की बात होगी तो B मान रहे हैं, B मान लिया और B1 + B2 कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमको B1 और B2 की सावधानी पूर्वक वैल्यू निकाल लेनी है, क्लियर। और देखो कैसे निर्भर करती है, इस फार्मूले में देखो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, और यहाँ पर जो K एप्सिलॉन नॉट लिखा है ये एप्सिलॉन के बराबर, जिसको आप बोलते हो माध्यम की वैद्युतशीलता। तो जब निर्वात था तो निर्वात की वैद्युतशीलता, जब माध्यम था तो माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है ना। तो निर्भर करता था, इसीलिए अलग अलग करना पड़ा। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे,
तो हम लोगों ने एक सूत्र लिखा है, चूंकि E इज इक्वल टू बी बाई डी होता है, हम सभी जानते हैं। कहाँ से, कब पढ़ाए हम, ये पढ़ाए थे कहिया, जब हम नहीं आ रहे थे, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, पढ़ा है ना, तो वहां से मिला हमको फार्मूला। आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध से, ठीक है। हालांकि इतना तो जान ही गए हो। तो E इज इक्वल टू बी बाई डी है, तो हम B के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू E इंटू डी होगा, क्योंकि D इधर क्या है, भाग में उधर जाएगा गुणे में। तो इसी फार्मूला से हम B1 और B2 की वैल्यू निकालेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक। चलो B1 कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रहे B1 है क्या, वायु में प्लेटों के बीच विभवांतर। तो जब B1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो E की जगह E भी हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी माध्यम पर निर्भर करती है। और दो माध्यम है, एक तो वायु या निर्वात होगा और एक परावैद्युत माध्यम है। तो निर्वात अथवा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगी और माध्यम में कुछ और होगी। तो हमने दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी मानी, E1 और E2। और आपने लिखा भी, E1 क्या है, वायु में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 क्या है, माध्यम में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। माध्यम में, हाँ, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना, परावैद्युत माध्यम में प्लेटों के बीच, किसके बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम B1 ज्ञात करेंगे तो E1 लिखेंगे, क्योंकि ये वायु में था तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वायु में डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि दूरी भी तो लिखनी है D, तो वायु में दूरी आप देख पा रहे हो, एक तो इतनी है और एक इतनी है, ये दोनों डिस्टेंस आपको चाहिए प्लेटों के बीच का। तो हम एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, हमारे पास पूरी डिस्टेंस कितनी है D, पूरे में से अगर इतना घटा दें तो ये और ये मिल जाएगा। तो पूरे D में से हम लोग इतना घटा दिए और इसकी वैल्यू कितनी है, आप करा रहे हैं, आप जानिए। हाँ, तो D में से हम क्या करेंगे, T घटाएंगे, D माइनस T। बात समझ में आ रही, D माइनस T दूरी में क्या है, वायु है या निर्वात है, तो इसलिए दूरी हम लिख दिए D माइनस T और E1 की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू होता क्या है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। K परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है, अगर निर्वात अथवा वायु है तो K का मान 1, तो वायु था ही इसलिए K का मान 1 हुआ, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। और सिग्मा की वैल्यू Q अपान A हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह आप पुट कर दिए Q अपान A, इसलिए फाइनल जो वैल्यू मिला E1 की Q अपान एप्सिलॉन A, एप्सिलॉन नॉट A, उसकी वैल्यू आपने E1 की जगह लिख दी, बस प्रूफ हो गया इतना। अब B2 सेम कॉन्सेप्ट से, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माना है आपने तो E2 लिख दिया, और माध्यम की डिस्टेंस कितनी है, वो लिख दिया। E2 की वैल्यू सेम कॉन्सेप्ट से आपने निकाला, इतना आया, अपनी वैल्यू रख दी। एकदम यहाँ तक क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, तो अब B1 और B2 यहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, आपका डेरिवेशन हो गया। यही डेरिवेशन ही था, और इससे सुंदर डेरिवेशन आप लोग नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी, है ना। चलो देखते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नाउ, V इज इक्वल टू क्या था बेटा, B1 प्लस B2। B1 की वैल्यू बोलो, हाँ, B1 की वैल्यू कितना है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T, और क्या था, प्लस, प्लस लगा दो। B2 की वैल्यू बताओ आप, B2 की वैल्यू, हाँ हम, B2 की वैल्यू कितनी है, Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A और इंटू, यहाँ तक बात क्लियर है। दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है, हम सभी देख पा रहे हैं अंश से Q कॉमन है और हर में एप्सिलॉन नॉट A कर लिए, तो अंश में यहाँ क्या बचा, D माइनस T, ठीक से लिख लेंगे D माइनस T, बात समझ में आ रही है, ओके। और प्लस यहाँ अंश में क्या बचा, हर में, यहाँ तक बात क्लियर है।
बी। हमको चाहिए क्या? धारिता। धारिता क्या होता है? क्यू बटे वी। तो हमको बी बटे क्यू यहाँ आसानी से मिल जाएगा। क्यू यहाँ देखो गुणे में है ना, इस पक्ष में, उस पक्ष में ले जाएंगे तो भाग में, फिर विलोमानुपात लगा देंगे, डेरिवेशन क्लियर, सी मिल जाएगा। चलो करते हैं। और ऐसा करने के लिए ध्यान देना, यहाँ गुणे 1 कर सकते हो ना, क्यों इधर गुणे में इधर आएगा। अगला स्टेप देखना ध्यान से, बी अपान बराबर, यहाँ 1 बचा और यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए। हम इस पूरे का बटा 1 कर सकते हैं, ध्यान से समझना। ये ऐसे ही तो था, इस पूरे का बटा आप 1 कर सकते हो ना। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ 1 बचा, क्योंकि क्यू को आप लिए गए, 1 से हम किसी चीज़ में गुणा कराएंगे तो वही चीज़ हमको मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा बोलो? बिल्कुल सही, डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, ये मिल गया अंश में। और हर में देखते हैं, चलो हर में एप्सिलॉन नॉट ए का गुणा 1 में होगा, एप्सिलॉन नॉट ए। थोड़ा ठीक से कर दे रहे हैं ताकि आप लोग देख पाओ, दिक्कत कम हो। एकदम क्लियर है स्टेप? कोई डाउट तो नहीं है? हमको चाहिए क्या? क्यू बाई है क्या? विलोमानुपात कर दें। चलो देखते हैं विलोमानुपात। क्यू बाई बी हो जाएगा, और इधर एप्सिलॉन नॉट ए क्या होगा? अंश में आएगा, अपॉन बी माइनस टी प्लस टी बाई के, बी माइनस टी प्लस टी बाई, ये हर में है। और ध्यान से देखो तो क्यू बाई बी ही क्या है? संधारित्र की धारिता। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हियर, यहाँ क्यू बाई बी जो है वो क्या है बेटा? धारिता। किसकी धारिता? तो लिखेंगे संधारित्र। ठीक है, तो जहाँ पे क्यू बाई बी है वहाँ क्या लिखेंगे? तो इसलिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई ए। डेरिवेशन कंप्लीट हुई। समझ में आया कि नहीं? कहीं पे दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम हो तो धारिता घट जाती है, धारिता बढ़ जाती है। धारिता, यहाँ पे आप कुछ दूरी में, कुछ स्थान में परावैद्युत पट्टी रखे हो, तो क्या धारिता बढ़ी है पहले से कि घटी है? फार्मूले से देखते बताओ, ध्यान से देखना तभी समझ पाओगे। घट गई है ना? फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि धारिता बढ़ती है? प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत माध्यम हो तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, ऐसा मैंने लिखवाया है, डायरेक्ट लिखवाया है कि किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है। तो फिर यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग घट रहा है, मैंने लिखवाया है बढ़ रहा है, क्या लॉजिक है? या तो आप गलत हो या तो मैं गलत हूँ, और या तो ये इक्वेशन गलत है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ना तो ये इक्वेशन गलत है और ना ही मैं गलत हूँ, गलत आप हो। अब टीचर अपनी गलती थोड़ी देगा। हाँ, इक्वेशन गलत है ही नहीं भाई,
ये मैं प्रूफ कर रहा हूं कि बढ़ता है, इसी इक्वेशन से प्रूफ कर रहा हूं। आप ध्यान दो, ध्यान देना। अगर आपके पास कोई संधारित्र है और उसके बीच क्या है, उसके बीच क्या है, वायु है या फिर वैक्यूम है, तो उसकी धारिता आप लिखते हो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ध्यान से समझना तभी जान पाओगे। आप समझ पा रहे हो कि अगर हम किसी तरीके से इसकी दूरी घटा दें तो ये बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दूरी घटी है, बढ़ी नहीं है। एप्सिलॉन नॉट A यहाँ भी है अंश में, यहाँ भी है। डी की बात करते हैं तो इस पूरे को हम मान ले रहे हैं क्या है ये, इफेक्टिव डी। डी इफेक्टिव क्या है बेटा, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी दूरी। और ध्यान देना, ये डी लिखा है, फिर माइनस टी है, प्लस टी बाई के है। क्या लिखा है बेटा, डी माइनस टी प्लस टी बाई, यही तो है। बात समझ में आ रही है। एक बात पहले क्लियर करिए, और वो ये कि टी इज ग्रेटर देन टी बाई के। ये क्लियर है। टी क्या है, मोटाई, थिकनेस है ना इस पट्टी की, क्लियर। और मैं कह रहा हूँ टी क्या है, बड़ा है टी बाई के से। क्यों, लॉजिक है, और वो है कि के इज ग्रेटर देन 1। ये मैंने क्यों लिखा, के इज ग्रेटर देन 1 क्यों है, बताओ, आप बताओ, बोलो बेटा। बिल्कुल सही, यहाँ परावैद्युत माध्यम है, और हम सब जानते हैं कि परावैद्युत माध्यम के लिए परावैद्युतांक के का मान सदैव 1 से बड़ा, और अगर 1 से बड़ा है तो 2 होगा, 3 होगा, 3 दशमलव कुछ होगा। बात समझ में आ रही है। मान लेते हैं कि 2 है, अगर 2 है तो टी को 2 से भाग करोगे आधा हो जाएगा, टी का क्या होगा, तो जो कि क्या होगा, टी से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है, हमेशा छोटा। अगर के का मान 1 से अधिक है तो आप भाग करोगे, जिससे इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। किससे घट जाएगी, टी से कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो आप इक्वेशन में देखो, टी तो घटाया गया है, डी में से टी का किया गया, घटाया गया, और प्लस टी बाई के, यानी टी बाई के को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। तो ज़्यादा घटाया गया और कम जोड़ा गया। आप इसे समझिएगा, ज़्यादा जो घटाया गया है, दूरी क्या कर दी गई, ज़्यादा घटा दी गई, और थोड़ा सा जोड़ दिया गया। बात समझ में आ रही। ये तो यही हुआ कि हमारे बैंक में मान लो 1 लाख रुपए है, आप 50,000 निकाल लो और 25,000 जमा कर दो, तो टोटल घाटा किसका हुआ, हमारा हुआ ना। बचा तो 75,000 ही ना, पहले 1 लाख था, अब 75। वही काम यहाँ किया गया है, टी घटा दिया गया, ज़्यादा घटाया गया, और वो रोए ना चिल्लाए ना, इसलिए थोड़ा सा उसमें जोड़ दिया गया। ठीक, तो कुल मिला के आप कह सकते हो जो डी इफेक्टिव है बेटा, वो पहले की तुलना में जो दूरी थी उससे कम हुई कि नहीं हुई, कम हुई ना। तो हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी थी डी, तो टोटल रिजल्ट ये आया, डी इज ग्रेटर देन डी इफेक्टिव। यानी यहाँ पे दूरी क्या हुई, घट गई, प्रभावी दूरी क्या हुई, घट गई। रिजल्ट आप आंकिक वैल्यू लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब दूरी घट गई तो दूरी घटने से होगा क्या, धारिता बढ़ जाएगी। तो प्रूफ हो गया ना कि परावैद्युत पट्टी रखने से हुआ क्या, प्रभावी दूरी घट गई, क्योंकि ज़्यादा घटाया गया, कम जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो दूरी घटी, और अगर दूरी घटी तो धारिता। बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट बढ़िया था, मजा आया ना। तो इसे आप प्रूफ कर सकते हो इक्वेशन से ही कि ऐसा हुआ। अगर चाहो तो ये सब कहीं आप लिख लेना रफ टाइप, ताकि आप समझ सको।